हेलो फ्रेंड्स, एक नई क्लास के साथ जुपिटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट 3 क्लासेस में हमने टेंसेस को डिस्कस किया है, ठीक है। और इस क्लास में हम आपका एक नया सब यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। अब देखें, ये जो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, ये एक तरीके से एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। ये सेंटेंसेस जो होते हैं, जो आगे पीछे होते हैं, ये एक मुकम्मल पैराग्राफ का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इनको आगे पीछे करके दिया जाता है और आपको इनके बीच में एक कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है। ये इंटरलिंक्ड होते हैं। इनके बीच में जब आप कनेक्शन बनाएंगे तो ऑप्शंस दिए होंगे और उन ऑप्शंस के तहत आपको आंसर मार्क करना है। होता क्या है कि आम तौर पे क्या होता है कि आप अपनी कॉमन सेंस का अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश पे पकड़ है, थोड़ी सी भी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश पे पकड़ है आपकी, ठीक है, थोड़े से भी ग्रामर से वाकिफ़ हैं आप, तो आप अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी ये जम्बल्ड सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार कोई ऐसा सेंटेंस फंस जाता है या फिर कोई ऐसे सेंटेंसेस फंस जाते हैं पैराग्राफ में, जिसका आप कॉमन सेंस के साथ इस्तेमाल करके उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ऐसे में आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए जो ग्रामर के रिलेटेड ही हैं, ठीक है। कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, ठीक है, मिसलेनियस रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो आई एम श्योर कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है इन जम्बल्ड सेंटेंसेस का? सबसे पहला रूल क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये एक पैराग्राफ का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो आपने फिगर आउट करना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं पैराग्राफ के, ठीक है, इनमें किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और आप ये किस तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हों, या कोई ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जिनसे आपको पूरा पता लग जाएगा कि हाँ, ये फलाने टॉपिक के बारे में है या फिर फलाने सब्जेक्ट के बारे में है, ठीक है। ये था पहला रूल आपका। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिगर आउट करना है कि टॉपिक क्या है। नेक्स्ट रूल है आपका, क्या होगा कि अगर आपके पास सेट ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आगे पीछे जिसके सेंटेंसेस आगे पीछे हैं, तो अगर एक स्पेसिफिक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, अगर उस सेंटेंस में अगर उस क्वेश्चन में एक वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है सेंटेंसेस में, तो आपने क्या करना है, उनको बारी बारी से ही प्लेस करना है। लेकिन बारी बारी से प्लेस करने का ये मतलब नहीं कि आप उनको कहीं पे भी रख देंगे, ठीक है। उनके बीच में एक लिंक बनना ही बनना चाहिए, ठीक है। जो सेंटेंस जहाँ पे आएगा, जिसके बाद आएगा, उसके बाद ही उसको रखना है। एक एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन के तौर पर ही देख लेते हैं हम इसको। रानी इज अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर, ठीक है। ए टैलेंट हंट शो इज लुकिंग फॉर क्लासिकल डांसेस लाइक रानी। Rani fills the form to the dance show. Rani is called for auditions. Rani gets selected. अब देखिए, रानी क्या है? इट्स अ नाउन एज वेल एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस है, रानी जो है इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन है तो सब्जेक्ट, एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है या फिर एक नॉन से ही स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे भी तो है रानी, यहाँ पे भी है रानी, यहाँ पे भी है रानी। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है आपको पैराग्राफ राइटिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपने ये देखना कि सबसे पहला जो जो क्या कहते हैं, जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या रहेगा इसमें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि रानी, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले क्या होगा, रानी इज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस, ठीक है। रानी इज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस। अब आपको बी और डी में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, आप यहाँ पे थोड़े से शशुपंज में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पेचीदा मामला है ये। और किस वजह से है, आप सोचेंगे कि हो सकता है ये सेंटेंस पहले आ जाए, ए टैलेंट हंट शो इज लुकिंग फॉर क्लासिकल डांसर्स लाइक रानी। लेकिन ये जो रानी का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है ना, इसके लास्ट में, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस पहले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें रानी का तो पता है, जब इसने लाइक रानी का इस्तेमाल किया, भाई रानी का हमें पता ही नहीं है रानी कौन है, तो इस रानी का इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है यहाँ पे, रानी,
इज लुकिंग फॉर ऑडिशंस। ये वाली रानी कौन सी है? ये वो वाली रानी है जो ऑडिशंस, जिसको ऑडिशंस के लिए बुलाया गया है। और इसको किसने बुलाया? टैलेंट हंट शो ने। ठीक है, पहला आएगा आपका ये, दूसरा आएगा आपका ये। अब इसके बारे में, रानी के बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। रानी इज अ ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर। ठीक है, रानी क्या है? एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर है। ठीक है, पहला आपका आ गया डी, फिर आ गया बी, फिर आ गया ए। फिर उसके बाद आएगा रानी भरतनाट्यम डांसर है। ठीक है, रानी को ऑडिशंस के लिए बुलाया गया। ठीक है, और उसको किसने बुलाया? एक टैलेंट हंट शो ने बुलाया। क्लासिकल, जो क्लासिकल डांसर्स लाइक रानी की तलाश में हैं, ठीक है, खोज रहे हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रानी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ी रानी रानी की तारीफ कर रहे हैं कि भाई रानी क्या है? क्लासिकल डांसर है या फिर भरतनाट्यम डांसर है, ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर है। ठीक है, अब रानी ने क्या किया? उसको बुलाया गया। अब उसने क्या किया? रानी फिल्स द फॉर्म टू द डांस शो। ठीक है, और रानी गेट्स सिलेक्टेड। फाइनली रानी गेट्स सिलेक्टेड। तो आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। पहले आएगा डी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, और फिर लास्ट पे आएगा ई, रानी गेट्स सिलेक्टेड। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस अप्रोच के साथ। रूल नंबर 3 देख लेते हैं हम। रूल नंबर 3 बताता है कि इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, देन दैट सेंटेंस विल श्योरली बी द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ। अब क्या क्या होता है कि ये तो सेंटेंसेस हैं, पैराजम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? या तो एक, क्या कहते हैं, किसी भी जगह का, सॉरी, किसी भी आदमी का, किसी भी जगह का, या फिर किसी भी चीज का नाम हो सकता है। ठीक है, किसी भी जगह, किसी भी चीज, या फिर किसी भी इंसान का नाम हो सकता है। तो अगर आपके आपके सेंटेंसेस में, यानी जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर ऐसा ऐसा कोई सेंटेंस है जो स्टार्ट जो है किससे हो रहा है? किसी भी जगह के नाम से, किसी भी इंसान के नाम से, या फिर किसी भी चीज के नाम से, तो ये फिर पक्का है कि वो सेंटेंस जो है पहला सेंटेंस ही होगा उस पैराग्राफ का। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ये हमेशा प्लेस, पर्सन या फिर थिंग ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, वी आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स। वी क्या है? इंसान, आदमी। ठीक है, रूल नंबर 4 देख लो। रूल नंबर 4 है, इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्रोनाउंस लाइक pronouns other than you and I, then definitely the sentence will not be the first sentence। हाँ, अब क्या है कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि अगर कोई सेंटेंस जो है वो किसी भी जगह के नाम से, किसी भी इंसान के नाम से, या फिर किसी भी चीज़ के नाम से शुरू हो रहा है, तो वो पक्का पहला ही सेंटेंस होगा। लेकिन अब हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल नॉन की जगह पे करते हैं, और नॉन क्या होता है? प्लेस, थिंग, पर्सन्स वगैरह वगैरह, यही तो नॉन है। नॉन इज द सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन और यू, आई, वी, अस वगैरह ये सब प्रोनाउंस है। यानी कि नॉन की जगह पे जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जिन वर्ड से हम नॉन को रिप्लेस करेंगे, उनको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सेंटेंसेस में कोई ऐसा सेंटेंस है जो प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, अदर देन यू एंड आई, अदर देन यू एंड आई, ठीक है, तो ये पक्का है कि वो सेंटेंस जो है पहला सेंटेंस नहीं होगा। वो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, जितने भी सेंटेंसेस की तादाद होगी। ठीक है, यू एंड आई जो है ये इनके अलावा, ठीक है, यू से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है और आई से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ये भी बात याद रखना है, कोई भी पैराग्राफ यू और आई से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ही से कभी कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, शी से कभी कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 5 देख लो आप। द सेंटेंसेस स्टार्टिंग with the words that, these, thus and those, then also those sentences will not come first in the paragraph। और अगर कोई सेंटेंस जो है इन वर्ड से शुरू हो रहा है, दैट, दीज, दस या फिर दोज वगैरह करके, ठीक है, तो ऐसे में भी वो सेंटेंस जो आपका पहला सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 6 देख लो जरा। इफ एन आर्टिकल इज प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस, देन द चांसेस ऑफ दैट सेंटेंस टू बी द फर्स्ट इन द पैराग्राफ इज मोर। हाँ, क्या होगा? अगर
एक सेंटेंस जो है आर्टिकल से स्टार्ट होता है, ए एन द, तो ऐसे में काफ़ी चांसेस, ऐसे में बहुत से चांसेस रहते हैं आपके कि वो सेंटेंस आपका पहला ही रहेगा। लेकिन आर्टिकल्स के रिलेटेड एक और रूल है, वो हम नीचे देख रहे हैं। लेकिन अगर आर्टिकल्स में क्या, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, इफ़ ऑल सेंटेंसेज आर प्रेजेंट एज द, if all the articles are present as the stating words of different sentences, then they are arranged as follows। अब क्या है, ऊपर जो हमने रूल डिस्कस किया उसमें हमने बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है तो काफ़ी सारे चांसेस आपके बनते हैं कि वो पहला सेंटेंस होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ अगर क्या कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी आपके पास 3-4 सेंटेंसेस और वो आर्टिकल से ही, 3 सेंटेंसेस मान लीजिए आर्टिकल से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में उस सेंटेंस का सीक्वेंस या फिर उस पैराग्राफ का सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले जो है, जो सबसे पहला सेंटेंस होगा वो वाला सेंटेंस होगा जो ए से स्टार्ट होगा, और बाकी के सेंटेंसेस जो है एन और दा से फॉलो होंगे, ठीक है। बाकी के सेंटेंस जो हैं, मतलब ए के बाद जो भी सेंटेंसेस होंगे वो एन या फिर दा होगा, और या फिर वो इस्तेमाल के तहत ही, ठीक है, कहाँ पे कैसे है वो फिर वहाँ पे ही देखा जाएगा जब भी कोई पैराग्राफ होगा, ठीक है। रूल नंबर 8 देख लो आप। रूल नंबर 8 है, इफ देयर आर 3 सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद बट, सो, नाउ रिस्पेक्टिवली, then those 3 sentences will be arranged in the following order। अब कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें 3 ही सेंटेंसेस हैं और वो 3 सेंटेंसेस किस किस वर्ड से शुरू हो रहे हैं, बट, सो एंड नाउ से, ठीक है, तो ऐसे में आप उस सेंटेंस की तरतीब कैसे देंगे। सबसे पहला सेंटेंस आप वो यूज करेंगे जिसमें बट का इस्तेमाल हुआ, जो फिर बट से स्टार्ट हुआ हो। दूसरा सेंटेंस उसका होगा सो, और लास्ट पे होगा नाउ, ठीक है। रूल नंबर 9 देख लो आप। रूल नंबर 9 में क्या है कि इफ द गिवन सेट ऑफ सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंपल, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दे आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्या होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। हमने क्या कहते हैं इसे 11th-12th में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप जेके बॉस से ताल्लुक़ रखते हैं तो 11th-12th में आपने इन सेंटेंसेस को ज़रूर पढ़ा होगा। सिंपल, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस जिसमें सिंपल से आपका सब्जेक्ट और क्या कहते हैं कोई वर्ब होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। कंपाउंड सेंटेंस आपका एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें 2 सेंटेंसेस होंगे, वो इंटरलिंक्ड होंगे, लाइक जिसमें एंड, आर वगैरह का इस्तेमाल होगा उनको लिंक करने के लिए, और बट का इस्तेमाल, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो आपके क्या कहते हैं दो क्लॉजेस करके रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे सेंटेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ गया, ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस है ना, ये तो सिंपल है, रोहन वेटेड फॉर द कैब, ठीक है, इसको छोड़े। अगर आपके पास क्या है, कोई ऐसा सेंटेंस आएगा, रोहन वेटेड फॉर द कैब बट द कैब वाज लेट, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें रोहन की बात कर रहे होंगे वो, और रोहन अपने घर से कहीं जा रहा होगा, उसने कैब बुक करी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके पास ऐसे सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस अगर ऐसे रहेंगे आपके पास, रोहन वेटेड फॉर द कैब बट द कैब वाज लेट, तो आपको ये जब ये बट का इस्तेमाल देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बट वाला सेंटेंस है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये बट वाला सेंटेंस जो है वो हमेशा रोहन वेटेड फॉर द क्लब यानी इस कैब यानी इसके बाद ही आएगा, ठीक है। और अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस ए सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड टू इट। जैसे मैंने पहले कहा था, कम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें 2 क्लॉजेस करके रहेंगे आपके, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, रोहन रियलाइज्ड दैट द कैब वाज लेट व्हाइल ही वेटेड एट द कैब स्टॉप, ठीक है। तो ऐसे में भी क्या है, अगर ऐसे में भी आपके पास सेंटेंसेस हैं, कोई इसी के ही बारे में डिस्कस किया जा रहा है, फिर कोई पैराग्राफ जो है नरेटिव पैराग्राफ है, डिस्क्रिप्टिव नहीं नरेटिव पैराग्राफ है, और उसमें आप इसकी नरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके बाद आएगा, ये इससे पहले आएगा, जो भी है, ठीक है। रूल नंबर 10 देख लो। रूल नंबर 10 है भाई आपका कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ड्स हैंस, फाइनली,
और देयरफॉर देन द सेंटेंस कम्स लास्ट इन द पैराग्राफ। अभी तक तो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि भाई कई फलाना वर्ड आएगा तो पहला सेंटेंस रहेगा या उसको फॉलो करेगा। तो अब आपके पास एक ऐसा रूल आया कि अगर आपका सेंटेंस हैंस, फाइनली, देयरफॉर, ग्रेजुअली, सॉरी, इवेंचुअली इन वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस आपके पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, ये थे कुछ रूल्स। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस देख लो आप। क्वेश्चंस आपके पास है। सबसे पहला जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वीडियो को पॉज करके करें। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आप सॉरी पहला सेंटेंस है आपके पास, टिल डेट इट हैज नो क्योर, इबोला आउटब्रेक इज द मोस्ट डेडली वायरस इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, रिसर्च इज स्टिल एट लार्ज टू फाइंड द क्योर, इट हैज टेकन न्यूमरस लाइव्स इन अफ्रीका। अब क्या है अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इबोला आउटब्रेक है ये क्या है, ये एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, डिजीज़ का नाम है। ठीक है, तो ऊपर हमने जो रूल डिस्कस करा था भाई नाउन होगा या फिर सब्जेक्ट क्या कहते हैं किसी भी चीज़ जगह अगर का नाम होगा तो आपके सेंटेंस का सॉरी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पहला सेंटेंस ये बनेगा। ठीक है, एक सेकेंड, बी, हाँ हाँ, आपका पहला सेंटेंस यही रहेगा, इबोला आउटब्रेक इज द मोस्ट डेडली वायरस इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद इसके बाद इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे भाई ये कि इसने इट हैज़ टेकन न्यूमरस लाइव्स इन अफ्रीका। ठीक है, इट हैज़ टेकन न्यूमरस लाइव्स इन अफ्रीका। इसके बाद आएगा टिल डेट इट हैज़ नो क्योर। ठीक है ना, इसके बाद आएगा सॉरी इसके बाद आएगा रिसर्च इज स्टिल एट लार्ज टू फाइंड द क्योर, क्योंकि रिसर्चर्स अभी भी इसकी क्या कहते हैं इसका इलाज या फिर इसकी क्योर जो है उसको तलाश करने में, उसकी रिसर्च करने में, उसको फाइंड करने में अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है, पहला आपका जो सेंटेंस आएगा वो आएगा इबोला आउटब्रेक, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर बी। उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा आपका सी, उसके बाद आएगा आपका ए। क्योंकि ये जो टिल डेट वाला वर्ड है ना, ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि अभी तक इसकी कोई क्योर है ही नहीं, अभी तक इसका कोई इलाज ढूंढ ही नहीं पाए हैं। तो जब टिल डेट का इस्तेमाल हुआ तो इसका ये मतलब है कि ये सेंटेंस जो है लास्ट में ही रहने वाला है। और ऑप्शन आपका ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे, बी डी सी ए। ठीक है, बी डी सी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास, पहला सेंटेंस है अ फास्ट पेस was the first and the second world war the main thing that propelled the development of research development of the aeroplanes। यहाँ पे आपको आपने फाइंड आउट कर लिया होगा कि ये किसकी बात हो रही है, एरोप्लेन्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एरोप्लेन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब देख लीजिए आप, अब यहाँ पे तलाश कीजिए कि पहला सेंटेंस इसका क्या बनेगा। ए फास्ट पेस वार तो बनेगा नहीं, डेवलपमेंट ऑफ द एरोप्लेन रिसर्च तो बनेगा नहीं, द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर तो बनेगा नहीं। तो इसका जो पहला सेंटेंस बनेगा द मेन थिंग दैट प्रोपेल्ड, द मेन थिंग दैट प्रोपेल्ड द development of the aeroplanes at such a fast pace was the first and the second world war। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका आएगा सी, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका ए, फिर आएगा आपका बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स जो हमने जम्बल्ड सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, अगर आप जम्बल्ड सेंटेंसेस को और अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आपको पढ़नी है, वो आपको पढ़नी है पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, एक पैराग्राफ किस तरीके से लिखा जाता है। जब आप पैराग्राफ राइटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक किया जाता है। ठीक है, ये सब आप वहाँ पे पढ़ेंगे जब, तो आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस वाली जो प्रॉब्लम आती होगी कभी कभार वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।